अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर आज हम कुछ देखेंगे अपने फार्मूलों को, ताकि आपके पेपरों की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। तो फार्मूलों की अगर बात करें तो पहले हमारे पास दो दर्जी मसावात का फार्मूला है। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड होल डिवीजन है डिवाइडेड बाय 2a। ये आपने दो दर्जी मसावात का फार्मूला याद रखना है। इसके बाद सारिफ के तवाज़न की आपको मसावात पता होना चाहिए। सारिफ के तवाज़न की मसावात यानी आमदनी और अखराजात के बराबर होने को कहा जाता है सारिफ का तवाज़न। वाई हमारे पास आमदनी है, P1 Q1 यानी पहली चीज़ पर होने वाला खर्चा प्लस P2 Q2 यानी दूसरी चीज़ की कीमत को अगर दूसरी चीज़ की मिकदार से मल्टीप्लाई किया जाए तो पता चलता है कि दूसरी चीज़ पर कितना खर्चा हुआ है। इस तरह अगर तमाम चीज़ों की कीमतों को यानी कि लास्ट तक जितनी चीज़ें हैं उन सब की कीमत को और मिकदार को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो उसको हम सारिफ का तवाज़न कहते हैं। यानी कि जब तमाम चीज़ों के अखराजात को अगर प्लस कर दिया जाए तो वो आमदनी के बराबर होते हैं, इसीलिए इसको सारिफ के तवाज़न का नाम दिया जाता है। तलब की मसवात देखें तो तलब की मसवात आपके पास जो तफ़ाली मसवात होती है वो क्यू डी इक्वल टू ए पी प्लस सी वाली होती है। लेकिन तलब की मसवात की म्यारी सूरत को अगर हम देखें तो क्यू डी इक्वल टू सी माइनस ए पी, यानी आपने इसे अरेंज कर देना है। तलब और कीमत के दरमियान मनफी रिश्ता है, लिहाजा आपने क्या करना है, क्यू डी यानी कि आपके पास पॉजिटिव है माइनस ए पी, पी आपके साथ माइनस का है, तो ये जाहिर कर रहा है कि कीमत के बढ़ने पर तलब कम होती है और कीमत के कम होने पर तलब बढ़ जाती है। आगे अगर हम देखें तो हमारे पास मौजूद है सारिफ के तवाज़न का फार्मूला। सारिफ तवाज़न में कब होता है, जब तमाम चीज़ों के मुख्तलिफ मफादों को अगर उनकी कीमत पर डिवाइड किया जाए तो उनके तमाम के आंसर सेम हो जाएं, बराबर हो जाएं। यानी जैसे आपके पास MUA यानी पहली चीज़ का मुख्तलिफ मफादा डिवाइडेड बाय PA, पहली चीज़ की कीमत पर डिवाइड किया जाए तो जो आंसर आएगा अगर वो इक्वल हो मुख्तलिफ मफादा दूसरी चीज़ का डिवाइडेड बाय दूसरी चीज़ की कीमत, दूसरी चीज़ के अफादे और उसकी कीमत पर अगर डिवाइड कर दी जाए, ये आंसर अगर सेम आते जाएँ, तमाम चीज़ों के मुख्तलिफ मफादों को अगर उनकी कीमत पर डिवाइड करने से आंसर सेम आ जाए, तो इसे हम सारिफ के तवाज़न का नाम देते हैं। फिर तलब की मसवात अख़ज़ कैसे की जाती है, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। Q माइनस Q1 इक्वल टू Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 इंटू P माइनस P1। क्यू आपके पास सिंपल मसवात में पहली मिकदार कोई भी हो सकती है। Q1 यानी कि पहली मिकदार जो तब्दील हो चुकी है उसे हम Q1 कहेंगे, दूसरी तब्दील शुदा मिकदार को Q2 कहेंगे। P आपके पास सिंपल जो है ये आपके पास सिंपल कीमत है। P1 यानी कि तब्दील शुदा कीमत और P2 यानी कि P1 के बाद भी तब्दील हो जाने वाली कीमत आप यहाँ पे लिखेंगे। Q1 Q2 P1 P2 की जगह आप इक्वेशन में अगर वैल्यू पुट करें और उसके बाद आपकी मसवात क्या है, आपकी जब लास्ट पे मसवात तैयार होगी वो क्यू डी इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास कोई न्यूमेरिक आ जाएगा, यानी फर्ज कर ले यहाँ पे आपके पास 5 आ जाता है और माइनस ए पी, यानी यहाँ पे ए की जगह भी आपका कोई ना कोई नंबर आ जाता है, तो ये आपकी मसवात जो बन जाती है इसको हम कहते हैं तलब की मसवात। यानी कि आप इसमें टेबल की मदद से खुद से वैल्यू पुट करते हैं और आपकी इक्वेशन कुछ इस टाइप की निकलती है, तो इस बुनियाद पर हम कहते हैं कि इसकी मदद से भी आप मसवात को अखज़ कर सकते हैं। अब तलब की लचक की बात की जाए तो तलब की लचक को मालूम करने का पहला फार्मूला आपको ई डी इक्वल टू डेल्टा क्यू यानी तब्दील शुदा मिकदार डिवाइडेड बाय क्यू यानी पहली मिकदार, अगर इस होल को डिवाइड किया जाए डेल्टा पी यानी तब्दील शुदा कीमत डिवाइडेड बाय पी असल कीमत पर, तो आपका जो आपको वैल्यू मिलेगी वो आपकी तलब की लचक होगी। कोसी लचक की बात की जाए, कोस यानी 2 पॉइंट्स के बारे में बात की जा रही है, तो आपने याद रखना है यहाँ पे आपने डेल्टा की बजाय क्यू नॉट Q1 P नॉट और P1 को इस्तेमाल करना है। इसका फार्मूला आप देख लें, E इक्वल टू क्यू नॉट माइनस Q1 डिवाइडेड बाय क्यू नॉट प्लस Q1, होल पे डिवीजन है आपके पास P नॉट P1 प्लस P नॉट प्लस P1, ये आपके पास कोसी लचक का फार्मूला है। अब नुक्ती लचक को अगर हम देखें तो नुक्ती लचक यानी मामूली तब्दीली, ये आपके पास तलब की लचक जैसा ही फार्मूला होता है, लेकिन आपने साथ क्या करना होता है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया जाए तो यही आपका फार्मूला नुक्ती लचक का बन जाता है। इसके बाद आमदनी लचक, तो आपने यहाँ पे ई वाई लिखना है, आमदनी में तब्दीली से तलब में आने वाली तब्दीली, तो इसके लिए हम ई वाई इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर क्यू यानी कि मिकदार में तब्दीली जो आई है वो किसकी वजह से आई है, डेल्टा वाई ओवर वाई, यानी आमदनी में तब्दीली की वजह से मिकदार में तब्दीली को आमदनी लचक कहा जाता है। इसलिए फार्मूले में भी आपने वाई को इस्तेमाल किया और क्यू को। कीमत लचक आपका सिंपल यही वाला फार्मूला आएगा, कीमत यानी हमें पता है कीमत में तब्दीली से
तलब में जो तब्दीली आती है उसकी लचक का फार्मूला हो या कीमत लचक का सेम ही होता है, लेकिन तलब की लचक होगी तो ईडी होगी, लेकिन कीमत लचक के फार्मूले में आपको ईपी लिखना पड़ेगा। मुतकाते लचक यानी एक चीज़ की कीमत में तब्दीली जबकि दूसरी चीज़ की मिकदार में तब्दीली, तो इसके लिए आपके पास इक्वेशन बनेगी फार्मूले में EC इक्वल टू डेल्टा क्यू ए, यानी पहली चीज़ की मिकदार जो तब्दील हो चुकी है डिवाइडेड बाय क्यू ए, पहली चीज़ की मिकदार होल पे डिवीजन डेल्टा पी बी, यानी दूसरी चीज़ की तब्दील शुदा कीमत डिवाइडेड बाय पी बी, दूसरी चीज़ की असल कीमत। यानी कि दूसरी चीज़ की कीमत में तब्दीली से पहली चीज़ की मिकदार में आने वाली तब्दीली को जब आपने चेक करना होता है तो उसे हम मुतकाते लचक का नाम देते हैं। इसके फार्मूले में आपने EC को फाइंड करना होता है और अब आपने ये फार्मूले अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं। ये पेपरों के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट ईयर आज हम कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे। तो डेफिनेशन में हम स्टार्ट लेते हैं माशियात के बारे में। एडम स्मिथ ने क्या तारीफ़ की थी? माशियात ऐसा इल्म है जिसमें सिर्फ़ दौलत, पैदाइश दौलत, तबादला दौलत और तकसीम दौलत पर बहस की जाती है। तो ये एडम स्मिथ की डेफिनेशन है। रॉबिन्स की बात की जाए तो उसने कहा था माशियात एक ऐसा इल्म है जिसमें कामयाब ज़राए से लामहदूद ख्वाहिशात के हसूल का ज़िक्र किया जाता है, या हसूल का इल्म जो होता है वो हमारे पास माशियात है। यानी ऐसा इल्म जिसमें कामयाब ज़राए से लामहदूद ख्वाहिशात के हसूल का के बारे में जाना जाए, ये हमारे पास रॉबिन्स की डेफिनेशन है। इसके बाद जुज़वी माशियात, यानी माशियात की वो शाख जिसमें किसी भी शोबे के तमाम हिस्सों का, किसी भी शोबे का तमाम हिस्सों का अलग अलग उसमें जायज़ा लिया जाए। यानी कि कोई भी शोबा, जैसे कि आपके पास हेल्थ डिपार्टमेंट है या कोई भी, उसका इकट्ठा नहीं, अलग अलग तमाम पार्ट्स का जायज़ा लिया जाएगा, तो उसको हम कहते हैं जुज़वी माशियात। इसके बाद अगर हम कुली माशियात की बात करें, कुली माशियात की वो शाख होती है जिसमें किसी भी शोबे का मुकम्मल तौर पर एक साथ जायज़ा लिया जाता है। यानी कि किसी भी मसले के बारे में मुकम्मल तौर पर इकट्ठा जब आप जानने की कोशिश करेंगे, उसका ताल्लुक़ होगा कुली माशियात से। अब आगे हम देख लेते हैं माशी कवानीन जो बनते हैं वो दो तरीक़ों से बनते हैं, एक इस्तखराजी तरीका और एक इस्तकरारी तरीका। इस्तखराजी तरीका यानी ऐसा तरीक़ेकार जिसमें आम से ख़ास की तरफ सफ़र किया जाता है, यानी पहले आम बात बताई जाती है, उसके बाद हकीकत यानी कि ख़ास बात की तरफ इशारा दिया जाता है, तो इसे हम कहते हैं ये इस्तखराजी तरीका है। जैसे कि हमारे पास मिसाल मौजूद है, कीमत में कमी से, आम सी बात है, कीमत में कमी से तलब में इजाफ़ा हो जाएगा, तो इस तरीके से जो कानून बना के कीमत में कमी से तलब में इजाफ़ा होता है और कीमत में इजाफ़े से तलब में कमी आती है, इस तरह हमने कानून तलब को जब डिस्क्राइब किया तो इसका मतलब है ये कौन सा तरीका है? इस्तखराजी तरीका है, माशियात है, जिसमें पहले बताया गया कीमत कम हो रही है, इसकी वजह से तलब में इजाफ़ा हो रहा है। इसके बाद दूसरा अगर हम तरीका देखें तो हमारे पास इस्तकरारी तरीके माशियात है, यानी ऐसा तरीक़ाकार जिसमें ख़ास के बाद आम का जिक्र किया जाता है। मसलन हमारे पास मिसाल है, आमदनी में इजाफ़ा हो गया, आमदनी में इजाफ़ा हो गया ख़ास बात की, इस पर तलब में इजाफ़ा होगा, इस पर तलब में इजाफ़ा होगा, इस पर तलब में इजाफ़ा हुआ, तो इसको हम कहते हैं इस्तकरारी तरीके माशियात। एडम स्मिथ की डेफिनेशन याद रखिएगा कि इसने माशियात को दौलत का इल्म करार दिया और इसने कहा था कि माशियात में हम सिर्फ दौलत, पैदाइश दौलत, तबादला दौलत, तकसीम दौलत पर बहस करते हैं। रॉबिन्स ने कहा था कि माशियात कामयाब ज़राए से लामहदूद ख्वाहिशात के हसूल का इल्म है। ठीक है, रॉबिन्स का ये कहना था। जुज़वी माशियात में हम मईशत के किसी भी शोबे के बारे में जब जिक्र करेंगे तो उसके तमाम हिस्सों का, यानी उस शोबे के आगे से जितने पार्ट्स होंगे उन सब का अलग अलग जायज़ा लेंगे, तो ये हमारे पास जुज़वी माशियात का टॉपिक बनेगा। जैसे आप एक सारिफ़ की कीमत की बात करें, ठीक है, जैसे आप एक फ़र्म की बात करेंगे तो वो आपके पास जुज़वी माशियात है। कुली माशियात यानी मईशत के किसी भी शोबे का या किसी भी चीज़ का आप मुकम्मल तौर पर इकट्ठा जब जायज़ा लेंगे तो वो आपके पास कुली माशियात होगी, यानी वो शाख जिसमें किसी भी शोबे का मुकम्मल तौर पर एक साथ जायज़ा लिया जाए वो कुली माशियात होगी। फिर माशी कवानीन अख़ज़ करने के दो तरीके होते हैं, एक हमारे पास होता है इस्तखराजी तरीका और एक होता है इस्तकरारी तरीका। इस्तखराजी तरीका यानी ऐसा तरीक़ाकार जिसमें हम आम से ख़ास की तरफ सफ़र करते हैं, यानी पहले आम बात बताएंगे। जैसे यहाँ पे आम सी बात है, मिसाल में कीमत में कमी, आम सी बात है कीमत कम हो गई, फिर ख़ास बात यानी असल बात क्या है, तलब में इजाफ़ा क्यों हुआ? कीमत में कमी की वजह से। तो पहले आपने आम बात करनी है, फिर आपने ख़ास का जिक्र करना है, तो ये तरीका है माशियात जो होगा। जो कवानीन इस तरीके से बनेंगे वो इस्तखराजी तरीके माशियात कहलाएगा। इस्तकरारी ऐसा तरीक़ाकार जिसमें ख़ास के बाद आम का जिक्र किया जाता है। मसलन आमदनी में इजाफ़ा, ख़ास बात है कि आमदनी में इजाफ़ा हुआ है,
जिस पर तलब में कमी होगी, तलब में इजाफा होगा, तो बात ख़ास आपने पहले करनी है, आम बाद में करनी है। तो इस तरह से जो कवानीन बनेंगे वो माशी तरीके में इस्तक़रारी तरीके माशियात कहलाते हैं।